बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर के बारे में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं। मतलब लाइक सीएसएस, पीएमएस या सिंगल पब्लिक एग्जाम्स में जितने भी हमारे पास एमसीक्यू ज्योग्राफी रिलेटेड आते हैं वो खासकर इन्हीं चंद एमसीक्यूज को रिपीट किया जाता है। तो हम उन्हीं आज एमसीक्यूज को कोशिश करनी है लॉजिकली या रीजनिंगली अंडरस्टैंड करने की, उन एमसीक्यूज के आंसर को तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। यूजुअली बहुत फेमस एमसीक्यूज है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। इज अब यूजुअली जो हमारे पास इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं वो मर्करी आ जाती है, वीनस आ जाती है, जुपिटर और मार्स आ जाती है। ये ऑप्शंस अदर देन आंसर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब हम तलाश करते हैं इसके आंसर को। ओके, स्काई के ऊपर जब हम देखते हैं तो जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नजर आते हैं उनमें सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है वो है सन। द सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमें नजर आता है ऑन द स्काई इज द मून। एंड व्हाट विल बी द थर्ड आइदर मर्करी, वीनस, जुपिटर, मार्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि सोलर सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू सन जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का वो किस तरह से आता है। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो हमारे पास मर्करी फर्स्ट पे आ जाता है, देन हमारे पास वीनस आता है, थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अर्थ, फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द मार्स, एंड द फिफ्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड द लास्ट वन नेपच्यून। ये तरतीब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्लैनेट का सोलर सिस्टम है। अगर हम इस तरतीब को देखें तो अर्थ के करीब दो प्लैनेट्स आते हैं हमारे पास, आइदर वीनस आइदर मार्स। ओके, अब अगर इसका डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो वीनस और अर्थ का डिस्टेंस 25 मिलियन माइल्स है, वाइल जो मार्स का डिस्टेंस है वो रफली अगर बात करूं तो 148 मिलियन माइल्स है। इट मीन डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीनस ज्यादा क्लोज है, बट ये आंसर इस वजह से नहीं है वीनस कि ये क्लोज है। एक और रीजन जो है इस आंसर वीनस होने की वो ये है कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है काफी थिक है, थिक क्लाउड कवर है वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो लाइट फ्रॉम द सन फॉल करती है वीनस के ऊपर उसका 70% जो लाइट है जो क्लाउड कवर है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट वाई जो हमें वीनस जो है ब्राइट नजर आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वीनस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब आपको समझ आ गई होगी द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम जब भी आपके पास आएगा तो हमारे पास वीनस ही आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है रॉक दैट कंटेन फॉसिल्स, आइदर इग्निस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक। कौन सी ऐसी रॉक है जिसमें फॉसिल्स होते हैं? तो अगर हम रॉक्स की डिवीजन करें या रॉक्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रॉक्स की बेसिकली 3 मेजर टाइप्स। व्हिच वन इज इग्निस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक। इग्निस बेसिक एंड प्राइमरी रॉक कहा जाता है, मींस के जितनी बाकी रिमेनिंग रॉक है अगर हम सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक की बात करें तो इट ड्राइव्ड फ्रॉम इग्निस रॉक। इग्निस प्राइमरी रॉक है हमारे पास, इसकी फर्दर अगर सब टाइप है प्लूटोनिक रॉक आ जाती है इसकी फर्दर टाइप्स में। मींस वो रॉक्स जो कि मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से बनती है, ऐसी रॉक जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं, ऐसी रॉक हम इग्निस रॉक कहते हैं। तो ओल्डेस्ट रॉक भी यही होती है हमारे पास। देन हमारे पास आता है सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक्स जो कि सेडिमेंट्स के अकोमुलेट होने से किसी जगह डिपॉजिट होने की वजह से बनती हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स बनाने के एजेंट हमारे पास रिवर भी होते हैं, विंड भी होते हैं, ग्लेशियर्स भी होते हैं। तो डिफरेंट ओरिजिनल एजेंट्स हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स को बनाते हैं। इट मीन सेडिमेंटरी रॉक्स यूजुअली लेयर स्ट्रक्चर में होता है। थर्ड हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो कि बेसिकली मेटामॉर्फिज्म जो कि चेंज मीनिंग होता है, चेंज कर देना, मतलब इग्निस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक्स को चेंज कर देना। तो जो थर्ड टाइप आ जाएगा हमारे आइदर ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर जो कंडीशन भी हो सकती हैं। तो इग्निस और सेडिमेंटरी रॉक्स अपनी शेप चेंज कर लेती हैं तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक आ जाती है। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर? अब देखिए अगर हम फॉसिल्स की तरफ जाते हैं तो फॉसिल्स यूजुअली क्या होते हैं? फॉसिल बेसिकली रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एशियन टाइम्स में पुराने दौर में जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे, आइदर वो
एनिमल से और प्लांट से, तो उनके जो इंप्रेशन है जो रॉक के अंदर बन जाता है उसको फॉसिल्स कहते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से पता चलता है कि इन फॉसिल्स के अंदर जो चीज ज्यादा होती है वो कार्बन कंटेंट होता है, बेसिकली कार्बोनेशियस रॉक होती है, तो कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। इसी तरह जब सेडिमेंट्री रॉक को देखते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक की एक टाइप है दैट इज द ऑर्गेनिक रॉक, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑर्गेनिक सेडिमेंट रॉक्स में भी प्रीडोमिनेंस कार्बन ही की होती है। इट मींस कि फॉसिल्स आर द टाइप वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहां फिर हम आंसर को टिक करते हैं द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, नो इग्नेस, नो मेटामॉर्फ, नो पोर्टलैंड, द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच कंटेन द फॉसिल्स। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, टू अ स्पेस ट्रैवलर on the moon, the lunar sky during daytime appear white, blue, black और yellow। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं मून पे, उनको चांद पे जाने के बाद दिन के वक्त जो आसमान का रंग है वो किस कलर में नजर आता है? व्हाइट नजर आता है, ब्लैक नजर आता है, ब्लू नजर आता है और येलो नजर आता है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि जमीन के ऊपर जब हम आसमान को देखें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, तो ये क्यों नजर आते हैं डिफरेंट कलर? बेसिकली अर्थ के अराउंड जो एटमोस्फेयर है, उस एटमोस्फेयर में मेजोरिटी ऑफ प्रपोर्शन दो गैसों का है, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्लस डस्ट पार्टिकल्स और एरोसोल जो हमारे पास हैं वो भी हमारे एटमोस्फेयर का हिस्सा है। तो जब लाइट सन से टुवर्ड्स मूव करती है अर्थ की तरफ, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये इस लाइट को सेपरेट कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इनकी सेपरेशन या रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हमें आसमान पे डिफरेंट कलर नजर आते हैं। आज सम टाइम आसमान ब्लू नजर आ रहा होता है, लाइट ब्लू नजर आता है, रेड या रेडिश कलर नजर आ रहा होता है। तो दैट इज द रीजन एटमोस्फेरिक मॉलिक्यूल जो है इन लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं लाइट को, जिसकी वजह से हमें आसमान कलरफुल नजर आता है। तो व्हाट इज इन द केस ऑफ मून? मून में एक्चुअली बहुत एटमोस्फेयर ना होने के बराबर है। मून में एटमोस्फेयर क्यों नहीं है? देखिए, जो मून की सरफेस की बात करें तो मून की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ही कम है, इतनी कम है कि जो वहां पर गैसेस हैं उनकी जो रूट मींस की वेलोसिटी है वो ग्रेविटेशन जो फोर्स है उससे एक्सीड कर जाती है। तो जब वो एक्सीड कर जाती है तो वो इसके जो ग्रेविटेशन पुल है उसको खत्म करके तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो इसी वजह से मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब वहां पर गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, गैस पार्टिकल्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो जो लाइट आ रही है वो डिस्पर्स भी नहीं हो रही है। डिस्पर्स नहीं हो रही है तो हमें फिर डे टाइम में भी जो कलर है आसमान का चांद के ऊपर वो ब्लैक नजर आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्लैक। तो स्पेस ट्रैवलर जो कि चांद की सतह पे खड़ा हुआ है उसको दिन के टाइम आसमान ब्लैक नजर आएगा। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, what fraction of a floating iceberg remain inside water? 0.5, 0.7, 0.8 or 0.9? First of all, we have to study about what is iceberg. Iceberg क्या होता है? Iceberg basically fresh water in ice. Usually mountainous area में जब रेनफॉल होती है तो चूंकि हाई अल्टीट्यूड होता है तो वहां पर जो रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है। तो वो स्नो विद द टाइम सपोज दैट स्नो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर आ जाती है स्नो की, देन सेकेंड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ। तो जितना टाइम गुजरता है वैसे वैसे स्नो की लेयर बढ़ती जाती हैं जो कि नीचे वाली स्नो को प्रेस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो स्नो है उसने नीचे वाली स्नो को प्रेस करके हार्ड कर चली जाती है। तो हमारे पास ये नीचे वाली जो स्नो लेयर है हार्ड फॉर्म ले लेती है। अब माउंटेनस एरिया पे यही हार्ड फॉर्म जो है ग्लेशियर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब होता कुछ है, अगर माउंटेनस एरिया बहुत करीब है ओशंस के तो यही ग्लेशियर्स का कुछ पार्ट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो टूट के वो समुद्र में पानी में समुद्र का पानी का हिस्सा बन जाता है, तो वो समुद्र में तैरना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आइसबर्ग, ये जो बर्फ का बहुत बड़ा ब्लॉक जो समुद्र में तैर रहा है, इसका कितने फीसद हिस्सा पानी के अंदर होता है? ठीक है, तो यहां हमें मजीद फर्दर डिस्कस करना पड़ेगा कि पानी और आइस का रिलेशन आपस में क्या है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर वो हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि
हम अगर इसकी आइस की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ आइस, वो हमारे पास 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एक चीज तो क्लियर है कि जो कम डेंसिटी वाली प्रोडक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट करेगा वाटर पे, बट इन दैट केस आप देख रहे हैं बहुत क्लोजनेस है डेंसिटीज। इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक ये डूब जाएगा पानी के अंदर और कुछ हिस्सा इसका रिमेन रह जाएगा जो कि सरफेस पे नजर आ जाएगा। तो जब हम आंसर तो देखते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन से जब बात करते हैं तो रफली अगर बात करें तो हमारे पास 90% जो होगा आइसबर्ग वो पानी के अंदर होगा। लाइक दैट ये हमारे पास आइसबर्ग है तो इसका जो 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर होगा, जबकि रिमेनिंग 10% जो हमें विजिबल होगा। तो यहाँ अगर आंसर सब देखते हैं तो हमारे पास 0.5, 9.7, 9.8, यस 0.9 इज द राइट आंसर। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे जी। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द एज ऑफ द अर्थ। बहुत फेमस एमसीक्यूज है, बहुत फेमस एमसीक्यू है ये। द एज ऑफ द अर्थ इज 10 बिलियन, 4.5 बिलियन, ये इन ईयर्स में है, 4.5 बिलियन और 450 मिलियन। तो ये स्टूडेंट यूजुअली हम लोगों ने अर्थ को डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड किया, लाइक प्री कैम्ब्रियन से हम स्टार्ट कर देते हैं, देन हम सेनोज़ोइक आता है, पैलेओज़ोइक आती है, तो डिफरेंट एजेस है। बट मेथड क्या है किसी भी रॉक की एज को कैलकुलेट करने का? तो अभी तक जो रॉक्स हम कैलकुलेट किए हैं तो मेथड यूज किया जाता है वो रेडियोमेट्रिकली। तो रेडियोमेट्रिकली इज द मेथड टू फाइंड द एज ऑफ द रॉक। तो अभी तक हमारे पास जो एविडेंस है, जो ओल्डेस्ट मेट्रॉइड्स अर्थ पर आए हैं उनको जब हमने स्टडी किया है रेडियोमेट्रिकली, तो हमें जो अर्थ की एज फाइंड हुई है वो हमारे पास है 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.5 बिलियन, इसमें प्लस माइनस हो सकता है 50 मिलियन ईयर्स का। तो सम ऑथर्स में सम ऑथर्स इसको 4.6 बिलियन भी लिखा होगा, तो 4.6 बिलियन हो और 4.5 बिलियन हो, दोनों आंसर ठीक है। द करेक्ट एज ऑफ द अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच रखते हुए ये देखना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी बेसिकली अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू आपको बताना चलूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मींस कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का और जितनी वो जगह घेरता है उसकी रेशियो डेंसिटी कहलाती है। तो आप आसानी से ये भी देख सकते हैं कि डेंसिटी को हम फिजिकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो भारी और वजनी जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। मींस जो जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है यूजुअली वो वजनी होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, और जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है वो लाइटर। ये आसानी के लिए मैं आपको समझाने की वजह से बता रहा हूँ, अदरवाइज में काफी क्रिटिकल रिलेशन है दोनों का। तो जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर को हम अगर हीटअप करते हैं, लाइक दैट हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मौजूद है, अगर हम इसको हीटअप करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, हीट करने से बेसिकली जो मेल्ट हो, जो आइस की फॉर्म में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर मौजूद है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो मेल्ट होने से क्या होता है कि उनके दरमियान 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है टेम्परेचर, तो जो उनके दरमियान बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो ब्रेक हो जाती है। तो जो उनका स्ट्रक्चर है बेसिकली आइस का वो ब्रेक हो जाता है। अब जब उनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होती है तो वो आप एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गए थे तो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस थी, फासला ज्यादा था। तो फासला ज्यादा होने की वजह से वो वॉल्यूम उनका बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनके दरमियान स्पेस आ गई और स्पेस की वजह से ये लाइट वेट हो गई। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी ब्रेक होती है तो वो क्लोज आ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से उनके दरमियान जो उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इन दैट केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ब्रेक होने की वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके ब्रेक होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। इनमें जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे करीब आ जाते हैं। तो अगर हम इसको मजीद फर्दर हीट अप करते हैं तो अब चूंकि बॉन्डिंग खत्म हो चुकी है, तो अब जब हीट करने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटेड होने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है, तो ये अगेन एक दूसरे दूर दूर चले जाते हैं। तो दूर होने की वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम एक्सीड कर जाता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए जब हम वाटर के पूरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें नजर आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है,
जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। देन अगेन 4 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी फिर द हीट कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर है जब वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो इस एमसीक्यूज में फिर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर वेयर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, all the following gases present in the atmosphere except radon, helium, carbon dioxide और ऑक्सीजन। इन 4 गैसों में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेरिक गैस नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर तलाश करने के लिए हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को देखते हैं। एटमॉस्फेयर आप जानते हैं, मैं लेक्चर दे चुका हूं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के ऊपर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, बेसिकली हमारी अर्थ के अराउंड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है जो कि ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमारी जो अर्थ है उसके गिर्द ये एनवेलप के फॉर्म में मौजूद है। तो अगर बड़े बड़े गैसेस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, जी बिल्कुल ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक गैस एटमॉस्फेयर की बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अगर हम इसकी बात में प्रपोर्शन की तो 21% जो हमारे पास गैस एटमॉस्फेयर में है वो ऑक्सीजन है। तो ये आंसर तो माइनस हो गया, ये ऑप्शन तो माइनस हो गया, ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेरिक गैस है। ओके, देन हम मूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप जानते हैं कि जब हम इनहेल अपना प्रोसेस रेस्पिरेटरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, तो इसके रिजल्ट में कुछ गैस रिलीज भी करते हैं। तो जो रिएक्शन में हम गैस रिलीज कर रहे होते हैं वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेरिक गैस है। आल्दो इसकी जो प्रोपोर्शन है 0.003% ही है एटमॉस्फेयर के अंदर, बट इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि प्लांट ग्रोथ के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। वो अलग हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हुए हैं, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। बहरहाल यहाँ में ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेरिक गैस है। अब बात करते हैं हीलियम। हीलियम बेसिकली बहुत लाइट गैस है। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही हल्की गैस है जो कि लो एटमॉस्फेयर में, जहां के हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें या स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, वहां ये नहीं मौजूद होती, वो लाइट गैस है। तो ये ग्रेविटी, इसकी जो रूट मींस की वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशन पुल पर अट्रैक्ट नहीं कर पाती, इसलिए लाइटर होने की वजह से ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है वहां पर हीलियम गैस मौजूद है। ठीक है, अब हीलियम गैस भी मौजूद होगी। बाकी हमारे पास एक आंसर बनता है रेंडोन गैस का। तो रेंडोन गैस ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं है, बट फिर गैस कहां होती है। बेसिकली ये एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि अर्थ के अंदर जो हमारे पास यूरेनियम है, रेडियम है, वहां के रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस के दौरान रिलीज गैस होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैस नहीं है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जरूर है, बट ये एटमॉस्फेरिक गैस नहीं है। तो हमें पता चला कि एक ही गैस इन 4 ऑप्शन में जो कि एटमॉस्फेरिक गैस नहीं है, दैट इज रेंडोन। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कंटूर्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर, इक्वल प्रेशर, इक्वल हाइट और इक्वल रेनफॉल। कंटूर्स बेसिकली, कंटूर्स जो है मैप मेकिंग का हमारे पास कार्टोग्राफी में हमारे पास टॉपिक आता है मैपिंग का। तो मैप बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, तो उस मैप के ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल को और टेम्परेचर को और प्रेशर को शो करते हैं। तो उस इनको डिफरेंट टूल्स है जिसके तहत मतलब ये है कि इसको शो किया जाता है। तो आप देखते हैं कि जो कंटूर्स है ये किस लिए यूज होते हैं। क्या ये ऐसे एरियाज को शो करते हैं जहां टेम्परेचर एक जैसा है या प्रेशर एक जैसा है या हाइट एक जैसी है या रेनफॉल एक। तो अगर हम सीक्वेंस में चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ऑब्वियस थर्मामीटर यूज किया जाता है, बट अगर मैप पे शो करना चाहते हैं हम लोग टेम्परेचर को, डिफरेंट एरियाज को, तो उसके लिए जो लाइन यूज की जाती है उसे कहते हैं आइसोथर्म्स। आइसोथर्म आर इमेजिनरी लाइंस ऑब्वियसली होती हैं, मैप पर प्लॉट की जाती हैं ये, तो उन एरियाज को आपने ज्वाइन करती हैं जहां पर टेम्परेचर एक जैसा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए जो लाइन यूज की जाती है दैट इज आइसोबार। आइसोबार्स वो लाइंस होती हैं, वो इमेजिनरी लाइन होती है मैप के ऊपर, जो कि उन एरियाज को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं या हाईलाइट करती हैं जहां पर प्रेशर एक जैसा होता है। एयर प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर। देन हमारे पास आ जाता है हाइट। तो बेसिकली जो कंटूर्स हैं वो हाइट को प्रिडिक्ट करते हैं, हाइट को हाईलाइट करते हैं। यूजली हम बात करें अगर माउंटेन्स की, सपोज दैट ये माउंटेन है, तो इसकी जो पीक है सपोज दैट ये हमारे पास 2500 मीटर है। देन हमारे पास अगर इसकी स्लोप से नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास 2000 मीटर, देन 1500, देन हमारे पास 1000, देन 500, देन दिस इज मेन सरफेस ऑफ दैट। तो कंटूर्स को हम ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो हमारे टॉप है वो कंटूर्स का सेंटर बनता है, लाइक ये हमारे पास सेंटर होगा,
दैट इज हाइट शो हो रही है, तो ये हमारे पास 2500 मीटर शो करता है। इसी तरह अगर नेक्स्ट कंटूर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2000 मीटर आ जाता है। अगर हम इसको सिमिलरली नेक्स्ट कंटूर्स हम ले आते हैं, दैट इज 1500 मीटर एप टू सोन। इट मीन कि कंटूर्स का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो माउंटेन की पीक होगी, तो सेंटर से माउंटेन की हाइट ज्यादा होगी। जैसे जैसे इसको मूव टूवर्ड अवे करते जाते हैं वैसे वैसे हाइट कम हो जाती है। तो कंटूर बेसिकली ऐसी इमेजरी लाइंस होती हैं जो कि उन एरियाज को ज्वाइन करती हैं जहां पर जो हाइट इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है हाइट, इक्वल हाइट। कंटूर्स आर लाइंस दैट कनेक्टिंग दोस प्लेसेस व्हिच हैव इक्वल हाइट। यहाँ पर एक और चीज ऐड करके चला जाऊं कि रेनफॉल के लिए भी जो लाइंस यूज की जाती हैं दैट इज कॉल्ड आइसो हाइट। Iso height are the imaginary lines that are join those places on the map which have equal amount of precipitation. Hopefully आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। The inclination of the earth cause tides, day and night, solar eclipse or lunar eclipse। तो स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंक्लिनेशन होती क्या है। बेसिकली इंक्लिनेशन बेसिकली झुकाव, झुकाव किसका? अर्थ का। तो अगर हम देखते हैं कि अर्थ जो आमतौर पे हम देखते हैं जो मॉडल बनाए जाते हैं वो आमतौर पे गोल बना दिए जाते हैं, बट एक्चुअली जो अर्थ का जो मॉडल है बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेन में सीधी नहीं है। अर्थ अपने ऑर्बिट में टिल्ट है, इंक्लाइन है। अब वो इंक्लाइन कैसे कितनी है, अब अगर मैं इसको मॉडल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये है परपेंडिकुलर केस। तो अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो तकरीबन 23.5 डिग्री पर है। तो बेसिकली ये इंक्लिनेशन है, ये हमारे पास अगर प्लेन है तो बेसिकली अर्थ का जो ऑर्बिट के अंदर आप कह लें झुकाव है वो सीधा सीधा 90 डिग्री से 23.5 डिग्री है। मतलब 23.5 डिग्री एंगल है अर्थ अपने ऑर्बिट में सीधा होने के बजाय वो टेढ़ी है, मतलब तिरछी हुई है। और हम इस प्लेन की बात करें कि ये जो प्लेन जो अर्थ का यानी इक्वेटर जो है अर्थ का वो क्या एंगल बना रहा है, तो 66.5 डिग्री का एंगल वो इक्वेटर बना रहा होता है। तो बेसिकली आप ये कह लें कि हमारी जो अर्थ है अपने ऑर्बिट में जब वो अलोंग द सन मूव कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो कुछ इस एंगल में मूव कर रही होती है, लाइक दैट। ठीक हो गया। अब इस इंक्लिनेशन का क्या फायदा है? इस इंक्लिनेशन में होता कुछ ये है कि अगर ये इंक्लिनेशन ना होता, मींस कि हमारी जगह बिल्कुल स्ट्रेट होती, तो ये पॉसिबल था कि हमारा थ्रू आउट जो ग्लोब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर डे एंड नाइट इक्वल होते। बट जो दैट इंक्लिनेशन थ्रू आउट द ईयर हम बात करते हैं तो डे एंड नाइट इक्वल नहीं होते। हमारे पास थ्रू आउट द ईयर हमारे पास समर सोलिस्टिक भी आता है जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है, जो कि जून में 21 22 जून आता है। इस समय विंटर सोलिस्टिक भी आ जाता है जो कि शॉर्टेस्ट डे कंसीडर होता है। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हमारे पास आ जाता है समर सोलिस्टिक आ जाता है जो कि जून में आ जाता है हमारे पास 21 जून। और विंटर सोलिस्टिक आ जाते हैं दैट इज 22 ऑफ दिसंबर। सिमिलरली सोलिस्टिक्स के अलावा हमारे पास कुछ इक्विनॉक्स भी आ जाते हैं, तो हमारे पास 2 इक्विनॉक्सेस आ जाते हैं। इक्विनॉक्सेस हमारे पास आ जाते हैं सितंबर में, दैट इज 23 ऑफ सितंबर एंड मार्च 22 ऑफ मार्च। ओके, तो इस जो हमारे पास डिफरेंट सोलिस्टिक या इक्विनॉक्सेस आते हैं ये सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि हमारी जो अर्थ है इंक्लाइंड है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारा जो डे का ड्यूरेशन है थ्रू आउट द ईयर चेंज होता है। यानी कभी डे ज्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, सनशाइन देर तक रहती है, और कभी डे का ड्यूरेशन कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो अगर हम इस अपने आंसर की तरफ देखते जाते हैं तो हमारे पास टाइड आंसर आता है, नो टाइड आंसर नहीं आता। सोलर एक्लिप्स भी हमारे पास नहीं आंसर आता, लूनर एक्लिप्स नहीं आता, क्योंकि सोलर एंड लूनर एक्लिप्स दोनों जो है बेसिकली वो सन का अर्थ और मून के दरमियान, अर्थ का अगर हम बात करें सोलर एक्लिप्स की, तो जो मून है वो हमारे पास सन के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से जो रोशनी है जमीन पर नहीं पहुंच पाती, तो सोलर एक्लिप्स हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें लूनर एक्लिप्स की, तो जो अर्थ का शेडो है, यानी अर्थ आप कह सकते हैं अर्थ सन और मून के दरमियान में आ जाती है। क्यों? बिकॉज तीनों ही एक दूसरे के रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो सम टाइम ऑफ द ईयर ऐसा होता है कि ये अपने रास्ते में बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती आइदर मून पे या अर्थ पे। तो सोलर लूनर एक्लिप्स इस वजह से होते हैं। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज में जो आंसर है फिर वो डे एंड नाइट, डे एंड नाइट कास्ट ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। होपफुली आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर बेस्ट यूज बताना है आपने इसमें से किस में किया जाता है? टू डिटरमिन द प्रेशर ऑफ ऑयल डिपॉजिट अंडर वाटर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो अगर हम इसको सीक्वेंस में देखते हैं तो पहले हमारे पास ऑप्शन है ऑयल डिपॉजिट अंडर वाटर। तो इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज द मोनोमीटर।
मोनोमीटर प्रेशर गेज इंस्ट्रूमेंट यूज द प्रेशर ऑफ ऑयल, वेरी रिस्की ऑपरेशन होता है ये ऑयल प्रेशर अंडर वाटर कैलकुलेट करने का। एंड द measure the atmospheric pressure we use a barometer to measure the temperature, obviously we use a thermometer। एंड द लास्ट वन टू मेजर द ह्यूमिडिटी वी यूज द हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर बेसिकली क्या होता है? हाइग्रोमीटर बेसिकली जो मॉइस्चर है उसको मेजर करने यूज किया जाता है, हवा के अंदर नमी की मिकदार है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। बेसिकली हाइग्रोमीटर दो थर्मोमीटर पे कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसमें से एक जो थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब है उसको हम वेट कॉटन से लपेट देते हैं, जबकि दूसरे को ड्राई रखते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है। तो जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर, दैट विल कैलकुलेट द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक दैट अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है लाइक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाता है हमारे पास, देन एब्सोल्यूट आ जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी आ जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस तीन फर्दर टाइप आते हैं ह्यूमिडिटी के हमारे पास, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हम अगर अपने एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं तो हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हवा में नमी की मिकदार को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे आज के एमसीक्यूज को, कि आज के इस लेक्चर में हमने कोशिश की है कि उन मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। यूजली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस पे। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप इन क्वेश्चन को रट्टा में लगाएं जो यूजली लोग करते हैं। आप लॉजिकली इसको तलाश करें आंसर्स को, इस एक एमसीक्यू से आप डिफरेंट आंसर जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट फर्दर एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो देन आपको किसी भी तरह के एमसीक्यूज सॉल्व करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली आपके लिए आज का लेक्चर बेनिफिशियल होगा। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।